गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हम आज की कक्षा में हमारे राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमने हमारी पिछली कक्षा में राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन किया। आज हम उन शक्तियों का अध्ययन करेंगे जो हमारे राज्यपाल के स्वविवेक की शक्ति या विवेकाधीन शक्तियों में शामिल है। अर्थात राज्यपाल अपने निर्णय करते समय अपने स्वयं के विवेक से वो निर्णय करें, अर्थात उसको किसी प्रकार से मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद से सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। उनको कहा जाता है स्वविवेक की शक्तियाँ। क्या है हम समझते हैं। देखो, संविधान राज्यपाल को विशेष तौर से ऐसी शक्तियाँ देता है जिन्हें हम उनको विवेकाधीन शक्ति या स्वविवेक की शक्ति कह सकते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 और 166 में इस प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। देखो, इसमें ये स्पष्ट तौर से 163 में लिखा है अनुच्छेद में कि संविधान द्वारा राज्यपाल से अपेक्षा है की गई है कि वे अपने कार्यों के लिए अपने विवेक के अनुसार कार्य करें। उन शक्तियों को जो कुछ कार्य हैं उनमें अपने विवेक के अनुसार कार्य करें। शेष मामलों में तो आपको सभी को पता है कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए या अपने कार्यों को करते समय वो सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो उससे सलाह मशविरे से ही काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसमें उसको किसी प्रकार से किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात आपको स्पष्ट तौर पर समझनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि हमारे संविधान में, भारत के संविधान में राज्यपाल को जो शक्तियाँ दी गई हैं, जो स्वविवेक की शक्तियाँ हैं, अर्थात स्वविवेक के बोलो या विवेकाधीन शक्तियाँ बोलो, जो विवेक के अधीन होती है, इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है व्यक्त रूप से शक्तियाँ, मतलब जिनका संविधान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया गया है। एक है अव्यक्त रूप से शक्तियाँ, जिनका संविधान में बिल्कुल उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो दो भागों में बंटी हैं। एक व्यक्त रूप में दी गई शक्तियां, दूसरी अव्यक्त रूप से दी गई शक्तियां। एक एक करके हम समझते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, पहले देखेंगे व्यक्त रूप से दी गई शक्तियां। यानी आप समझ सकते हो कि हमारे संविधान के भाग 6 यानी राज्य सरकार से संबंधित जो भाग है उसमें आप देखेंगे कि क्या क्या ऐसे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जिनका स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया, जिसमें राज्यपाल है वो स्वयं अपने विवेक से उसमें निर्णय करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, अनुच्छेद 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। आप सभी को पता है कि विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो कानून का स्वरूप नहीं लेता है, तब तक वो विधेयक ही कहलाता है। और विधानमंडल का राज्यपाल एक अंग होता है। विधानसभा और राज्यपाल दोनों मिलकर ही विधानमंडल बनता है। तो आप समझिए कि अगर विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक जब राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक पर क्या क्या कंडीशन होती है, या तो वो हस्ताक्षर कर देता है, या हस्ताक्षर नहीं करता है, या फिर वो पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, या फिर वो राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एक बार जब विधेयक राज्यपाल के पास आ जाता है तो फिर उसमें मंत्रिपरिषद कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यपाल के पास अधिकार है कि या तो साइन कर दे, नहीं जैसा रोक दिया, वीटो को पावर यूज कर लिया, नहीं करेगी, या फिर उसकी इच्छा है कि उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दो, करो विचार करो इन बिंदुओं पर, फिर वापस भेजो। पर ध्यान रखना, दोबारा भेज दिया तो साइन करने होंगे, लेकिन ये तो अधिकार है कि एक बार पुनः लौटा दे, उस विधेयक को वापस लौटा दें सदन को। तो आप समझ सकते हो ये उसके अधिकार है कि नहीं। नहीं तो अगर बाध्य होता तो उसको साइन करने पड़ते। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी मतलब विधानमंडल द्वारा पारित जो विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए वापस ले सकता है, और अगर यदि चाहे तो राष्ट्रपति के लिए वो विचार के लिए सुरक्षित या आरक्षित भी कर सकता है।
राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी रख सकता है, और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया तो उसकी खुद की वहीं पे भूमिका समाप्त हो जाती है, फिर राष्ट्रपति पद चला जाता है। तो ये पूरा उनको अधिकार है कि वो क्या करें, उस विधेयक पर क्या क्या अपना शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्ट हुआ। दूसरा ये है कि अनुच्छेद 356 के तहत वही केंद्र को सिफारिश कर सकता है कि राज्य के शासन संविधान के उपबंधों के तहत चलाना अब संभव नहीं रहा, अतः राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। अब देखो, अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्यपाल। आप समझिए कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ये पत्र लिख दे कि अब इस राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलाना संभव नहीं रहा, तो राष्ट्रपति तुरंत उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। आप समझ सकते हो इसमें क्या कर सकती है मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, ये तो उसकी इच्छा पे, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए उसको मंत्रिपरिषद से नहीं पूछना होता है। तीसरी बात, वह मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी और प्रस्तावित विधानों से संबंधित विषयों पर जानकारी मांग सकता है, यानी उसका पूरा शक्ति है कि वो मुख्यमंत्री से प्रशासन के संबंध में यानी प्रशासनिक मामलों से संबंध में तथा कुछ प्रस्तावित विधान है यानी कुछ विधेयक हैं उसके संबंध में जो भी उसको जानकारी चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वो बिल्कुल मंत्रिपरिषद से मुख्यमंत्री से प्राप्त करेगा। ये उसका पूरा अधिकार है, और उसमें मुख्यमंत्री मना भी नहीं कर सकते कि मैं नहीं देता, उसका कोई अधिकार नहीं कि वो मना करे, क्योंकि राज्यपाल के पास ऐसे कई आधार हैं जिससे राज्य की सरकार को अपदस्थ भी कर सकता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर किसी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। कहने का तात्पर्य कि सरकार के किसी भी प्रभारी मंत्री ने किसी विषय पर कोई निर्णय कर लिया है, लेकिन उस निर्णय को अभी मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है, कह सकता है कि तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर मंत्रिपरिषद के समक्ष उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, विषय पर आप विचार करें। तो ये निर्देश देने की शक्ति भी रख सकते हैं। अगला है, यदि कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में न हो तो राज्यपाल विधानसभा का विघटन भी कर सकते हैं। अब देखो, चुनाव हुए विधानसभा के, किसी भी दल को कोई बहुमत नहीं मिला, अस्पष्ट बहुमत मिला है, कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। सब पक्षों को देखने के बाद में राज्यपाल चाहें तो विधानसभा का विघटन कर सकते हैं, ये भी उनका पूरा अधिकार है। तो ये तो भाग 6 में पूरे इनको पूरे ये शक्तियाँ मिली हुई हैं, व्यक्त रूप से संविधान में उनका उल्लेख है, ठीक है। इसके अलावा भारत के कुछ विशेष राज्यों के लिए राज्यपालों को कुछ विशेष शक्तियाँ भी मिली हुई हैं। भारत के सभी राज्यों के लिए नहीं, कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ भी मिली हुई हैं। वो किस किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, तो देखिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 371 है। 371 आपको पता है ना, 370 तो जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, जो पिछले साल 5 अगस्त को ही समाप्त कर दिया विशेष राज्य का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर का। लेकिन 371 में भारत के ऐसे कुछ राज्य हैं, जैसे हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, या हमारे ऐसे कुछ मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे कुछ राज्य हैं, उड़ीसा जैसे हैं, जो ट्राइबल जनजातियां हैं, ट्राइबल सोसाइटी हैं, जहां पर उन लोगों के लिए विशेष कुछ, या पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए कुछ उनके लिए व्यवस्था के लिए, उनके कल्याण के लिए वो राज्यपाल चाहे तो कर सकते हैं। तो जैसे मैं देखो आपको अनुच्छेद 371(2) में ये उल्लेख किया है कि राष्ट्र के तहत ये राष्ट्रपति आदेश देता है कि महाराष्ट्र का राज्यपाल विदर्भ, मराठवाड़ और शेष महाराष्ट्र के लिए, गुजरात का राज्यपाल सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना कर सकता है। ये इन दोनों राज्यों के राज्यपाल को विशेष शक्ति है। उसी प्रकार से नागालैंड के राज्य को, अरुणाचल प्रदेश के, इनके अलग अलग जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, सबको विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो समझ सकते हैं कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं हमारे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हैं, जो भी सिक्किम है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनकी विशेष परिस्थिति को देखते हुए राज्यपाल को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि आप अपने क्षेत्र में ये काम कर सकते हो।
तो ये तो थी हमारे संविधान में टोटल व्यक्त रूप से दी गई स्वविवेक की शक्ति कि उसके बारे में निर्णय राज्यपाल स्वयं कर सकते हैं, उसको किसी प्रकार की सलाह मशवरा लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो समझने जा रहे हैं वो है अव्यक्त रूप से दी गई शक्तियां, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अब क्या करें क्या न करें, तब राज्यपाल जो निर्णय करेंगे वो अंतिम होगा और निर्णायक होगा। तो देखो एक एक करके मैं उन सभी शक्तियों को स्पष्ट करता हूँ। पहला है, अगर विधानसभा के चुनाव में किसी भी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिला है तो राज्यपाल ही निर्धारित करता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए किस व्यक्ति को आमंत्रित करें। बात स्पष्ट है कि अगर विधानसभा के चुनाव हुए लेकिन चुनाव में किसी भी दल को इतना स्पष्ट बहुमत नहीं मिला कि उस दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दे, या फिर चुनाव से पहले जो गठबंधन बना था, मिली जुली जो अलग अलग पार्टियां मिलकर एक जो गठबंधन बनाया था कि अगर हमको ज़्यादा सीटें मिली तो हम सरकार बनाएंगे, अगर गठबंधन को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ये राज्यपाल तय करेगा कि अब इस मिलीजुली या मतलब गठबंधन सरकारों के दौर में किसको मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करो। ये उसका पूरा स्वविवेक की अर्थात विवेकाधीन शक्ति है। इस मामले में उसको किसी भी से भी सलाह मशविरा करने की आवश्यकता नहीं है। उसका विश्वास, उसका जो विवेक है उसके अनुसार जो निर्णय किया जाएगा वो अंतिम होगा और वही निर्णायक होगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये पूरी मतलब हमारे राज्यपाल को एक शक्ति होती है कि वो इस दौर में क्या क्या कर सकता है। अगला है कि यदि कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है तो राज्यपाल को अपने विवेक से ही चुनना होता है कि किससे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। अब देखो, विधानसभा चुनाव हुए, मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ, सब कुछ सरकार चल रही है, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है। अब मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई लेकिन उसका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं है, इसका मतलब नंबर 2 नहीं है, कोई नंबर 2 नंबर 3 कोई नहीं है, जो है वो सब एक जैसे हैं, समान अपना कद रखते हैं। तो राज्यपाल अपने विवेक से ये तय करता है भाई किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करो। आई बात समझ में? ये राज्यपाल के विवेक के अनुसार है। तो आपको समझना चाहिए कि इन परिस्थिति में क्या क्या कर सकते हैं। अगला है मंत्रिमंडल को भंग करने के संबंध में, यानी मंत्रिपरिषद को भंग करने के मामले में राज्यपाल को व्यापक शक्तियां मिली हुई है। वो क्या क्या कर सकते हैं, देखो आपको क्या कंडीशन बता देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है, यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। और ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार ना हो तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है, पद से हटा सकता है। कहने का तात्पर्य, बहुमत नहीं है और मुख्यमंत्री है, उसको कहेंगे कि या तो त्याग पत्र दो या फिर विधानसभा में अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध करो, लेकिन मुख्यमंत्री वो अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार नहीं है तो फिर राज्यपाल क्या करेंगे, मंत्रिमंडल को पद से हटा देंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल त्याग पत्र न दे तो भी राज्यपाल उसको पद से हटा सकते हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया फिर भी वो नहीं हट रहे, त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं तो राज्यपाल उनको हटा सकते हैं। या फिर यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा है या उसकी नीतियों से राज्य और देश को खतरा है तो उसके द्वारा केंद्र और राज्य में संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया जा रहा हो तब भी वो मंत्रिमंडल को पद से हटा सकते हैं। और एक बार ऐसा हो भी चुका है तमिलनाडु में। ठीक है। चौथी कंडीशन ये है कि यदि किसी स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी घोषित कर दिया हो तो भी राज्यपाल उसको पद से हटा सकता है। बात स्पष्ट हुई? तो इस प्रकार से ये मंत्रिमंडल को इस आधार पर वो भंग कर सकते हैं, मंत्रिमंडल को भंग कर सकते हैं। एक तो ये चीज। एक अगली है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। आप सभी 12वीं कक्षा के छात्र हैं, राजनीति विज्ञान के छात्र हैं। आप सभी इस
घटनाक्रम से वाकिफ हैं कि फिलहाल जो राजस्थान में चल रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल को निरंतर पत्र व्यवहार कर रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल महोदय कई कारणों का हवाला देकर सत्र को टाल रहे। तो आपको ये समझना चाहिए कि क्या विधानसभा का अधिवेशन बुलाना राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है या नहीं। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है, नो डाउट, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं, असाधारण परिस्थितियों में, ठीक है। अब जैसे अभी वर्तमान में असाधारण परिस्थितियों का रूप चल रहा है क्योंकि कोरोना महामारी है और ऐसी कुछ स्थितियां हैं जिससे संभव नहीं है बुलाना। अब ऐसा राज्यपाल का विवेकाधीन सही है कि वो इस प्रकार का तर्क दे रहे हैं, पर ध्यान रखना क्या है, संविधान के अनुच्छेद 174 में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, ठीक है। 174 क्या कहता है कि विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चय वो ही कर सकता है और इस संबंध में वह मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो या नहीं हो। कहने का तात्पर्य ये 174 के तहत उसकी विवेकाधीन शक्ति है कि वो कहने का तात्पर्य विधानसभा का अधिवेशन बुलाएं या कुछ लेट करें या न बुलाएं। आई बात समझ में। तो ये हैं कुछ राज्यपाल की स्वविवेक या विवेकाधीन शक्तियाँ।